येन मह्यं कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयंपि वोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मह्यं कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयंपि वोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मह्यं कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयंपि वोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मह्यं कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते वोकास भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि वोकास भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि वोकास भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। आं वदामि वदापेत नमो भन्ते। नमो तस् भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचार वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावाद वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरय मज्जपमादखाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टा बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया संघं पूजेमि। कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरु कबीर महाराज, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरु गाडगे बाबा यांच्या पावन स्मृतींना मी विनम्र अभिवादन करतो। भंतेजींना आणि पूर्ण भिक्खू संघाला पंचांग प्रणाम करतो आणि पूजनीय भंते धम्मसारथी यांना त्रिवार पंचांग प्रणाम करून याचना करतो की आपण सांघिक नैतिकता या विषयावर
आम्हाला धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावे आणि आमच्यावर अनुकंपा करून आम्हाला देसना द्यावी अशी मी याचना करतो. साधु, साधु। तो अभी मैं अपने जो विषय दिया है सांघिक नैतिकता, इस विषय के अनुरोध में मैं आपसे कुछ प्रबोधन करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने बुद्धायन धम्मा में ये कहा है कि नैतिकता का बुद्ध धम्म में बहुत ही महत्व है। नैतिकता यानी धम्म का मुख्य आधार है। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर परमेश्वर का जो स्थान है, तो बुद्ध धर्म में जो ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर की जगह बुद्ध धर्म में नैतिकता को स्थान पाया है। इसलिए बुद्ध धर्म में नैतिकता का बहुत महत्व दिया है। लेकिन नैतिकता के बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे। तो जो समाज की स्थिति है, द स्टेटस ऑफ सोशल, जो समाज की स्थिति है, तो इस समाज की स्थिति में जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं कि जीवन विकास की जो पद्धति है, सिद्धांत है जीवन विकास का, उस सिद्धांत में ये कहा है कि हर प्राणी को, संसार में जितने भी प्राणी हो, चाहे जल में रहने वाले प्राणी हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले पंछी हो, या भूमि पर रहने वाले प्राणी हो, सभी प्राणी मात्रा को अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन जीने के लिए हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में हम देखते हैं कि संसार में एक बड़ा जो प्राणी है वो छोटे प्राणी का शोषण करता है, उसके ऊपर अपना जीवन जीता है। तो इसी तरह से जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का अस्तित्व है कि इसमें संघर्ष में, अस्तित्व के संघर्ष में जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसको कहते हैं कि वही सर्वाइवल हो सकता है कि जो योग्यतम हो, जो स्ट्रांग हो, वही सर्वाइवल हो सकता है, अच्छी तरह से जीवन जी सकता है। जो दुर्बल है, दे आर वीकेस्ट, जो दुर्बल है, वो दुर्बल आदमी इस स्ट्रगल में टिक नहीं सकता। तो ये जो एक निसर्ग का लाभ, इवोल्यूशन का जो है सिद्धांत है, इस सिद्धांत के ऊपर नैतिकता को आवश्यकता है कि नैतिकता अगर हो तो हम दुर्बल को भी बचा सकते हैं। क्योंकि इस नियम के अनुसार जो शक्तिशाली है वो हर जगह जीवित रह सकता, हर समय जीवित रह सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो दुर्बल है उनका क्या, उन्होंने जीवित नहीं रहना चाहिए क्या? उन्होंने भी जीवित रहना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ लोग है, द बेस्ट, जो संसार में या मानवीय जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, जिसमें नैतिकता है, या जो जिसको बेस्ट कहते हैं, जो योग्य श्रेष्ठतम जिसको कहते हैं बुद्ध धर्म में, कि जिसका व्यवहार जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
इस प्रकार का हो, उसका जो कार्य जो है, और भवतु सब मंगलम, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करता हो, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने वाले लोग कहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन जीने वाले लोग की समाज को आवश्यकता है। सर, तो ये जो प्रोटेक्ट आप प्रोटेक्ट आप बेस्ट, जो योग्यतम लोग हैं उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा हो, इट इज द नीड ऑफ सोसाइटी। ये जो सोसाइटी का काम है, समाज का काम है, जो जो श्रेष्ठ लोग हैं इनकी सुरक्षा करे। दूसरा, द प्रोटेक्ट द वीकेस्ट, जो दुर्बल है उनकी भी सुरक्षा करना, ये भी समाज का काम है। तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि जो दुर्बल है, अगर उनको हम मदद करें, उनकी रक्षा करें और उनमें हम कुछ सहायता करके अगर उनको बचाया जाए, उनको अच्छी तरह से उनको बनाया जाए, इसको सहाय करके, तो ये भी दुर्बल भी समाज हित के लिए कार्य करेगा, समाज हित के लिए वो काम कर सकता है। इसलिए जो दुर्बल है उसको हमें बचाना, ये भी समाज की उतनी जिम्मेदारी है, जवाबदारी होती है। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जो समाज में जैसे साधारणतः तीन प्रकार के लोग होते हैं कि जो कुछ स्ट्रांगेस्ट होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो योग्यतम होते हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय होते हैं, मध्यम लोग होते हैं, और कुछ दुर्बल लोग होते हैं। तो दुर्बल लोगों को जो मदद करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो नैतिकता की जरूरत है, इसलिए हमें समाज को नैतिकवान बनाना जरूरी है। अगर ये जो लोग कांग्रेस है, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनमें हर एक प्रकार के ग्रेडेशन है। शक्तिशाली लोग, कोई आर्थिक संपन्नता है, आर्थिक इसमें क्षेत्र में वो शक्तिशाली है, कोई धार्मिक क्षेत्र में शक्तिशाली है, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में शक्तिशाली है। तो भारत के अंदर ऐसे एक व्यवस्था बनी है कि कुछ ऐसे वर्ण बने हैं कि जो जन्मता है उसको श्रेष्ठ समझा जाता है धार्मिक अवस्था में या सामाजिक अवस्था में। तो जो दुर्बल लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार होना था, वो नैतिकता के आधार पर अगर व्यवहार हो तो वो सीख सकता है, समाज में रह सकता है। अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता हो, असमानता का व्यवहार होता है, या फिर समाज ने उसके तरफ दुर्लक्षित किया है, समाज ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो उसको वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मॉरलिटी है, जो सांघिक मॉरलिटी है, कि जो सबके लिए समान है, सबके लिए पवित्र है, ऐसी जो सांघिक, जिस तरह से तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का निर्माण किया, और निर्माण करते समय संघ के जो भी लाभ या डिसिप्लिन थे, जो विनय थे संघ के, उस विनय के आधार पर संघ की जो भी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली से नैतिकता का हम पालन करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं और सबका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हर इंसान, हर मानव सुखी रह सकता है और अच्छी तरह से जी सकता है। इसलिए ये जो मॉरलिटी है, जो वो मॉरलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन, जो संघ होता है, तो उसके लिए मॉरलिटी आवश्यक है। लेकिन इस तरह से समाज में हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग मदद करते हैं
कुछ लोग सहायता करते हैं, कुछ लोग सुरक्षा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा जो क्षेत्र है, बड़ा जो तबका है समाज का, वो समानता के अगेंस्ट है, वो समानता नहीं चाहता है। तो इसलिए ये तैयार नहीं होगा, आसानी से तैयार नहीं होगा कि जो दुर्बल है उसकी सुरक्षा करे। तो इसलिए उनके ऊपर कुछ निर्बंध लगाना चाहिए, उनके ऊपर कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, ताकि वो नियम के आधार पर सबकी सुरक्षा करने के लिए तैयार हो। क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो किसी को मानेंगे नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए तो वो समाज के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। जैसे गांव में जैसे सरपंच है, सरपंच को अगर उसकी इच्छा है तो जो गांव के दुर्बल लोग हैं उनकी अच्छी तरह से वो सेवा कर सकता है, उनको अच्छी तरह से गांव में रख सकता है, उनको न्याय दे सकता है। लेकिन वो तैयार नहीं है तो उसको क्या करेंगे? उसके लिए जो गांव के बड़े लोग हैं, जो समाज के बड़े तबके के लोग हैं, तो वो उसके लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के माध्यम से जो समता स्थापित करने का स्थापित की गई, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय, ये स्थापित किया गया। फिर भी आज समाज में इस तरह से परिस्थिति निर्माण हो गई कि एक जिसको एंटी सोशल, ये सामाजिक नैतिकता हो गई, जो सबको लेकर चलते हैं, जो सबके कल्याण की बात करते हैं, जिसके सामने कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, ऐसी जो मॉरलिटी है इसको कहते हैं सोशल मॉरलिटी, सामाजिक नैतिकता उसको कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, वो सबके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। तो उसमें कुछ मॉरलिटी, तो बहुत सारे मॉरलिटी का इस्तेमाल करते हैं, मॉरलिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मॉरलिटी का इस्तेमाल जो है, मॉरलिटी का आश्रय किसके लिए लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन को सुधार करने के लिए मॉरलिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो ओनली फॉर हिज फैमिली एंड ओनली फॉर सेल्फ, वो खुद का विकास करने के लिए, स्वयं का या अपने परिवार का विकास करने के लिए वो मॉरलिटी का इस्तेमाल करते, मॉरलिटी का आश्रय लेते हैं। लेकिन उसको दूसरे का कुछ लेना देना नहीं, दूसरे के बारे में स्व केंद्रित हो गए, वो दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं, अपना स्वार्थ है, सेल्फ जो इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सेल्फ वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ वो नजर उठा के भी देखते नहीं। ऐसे जो समाज के अंदर लोग हैं, तो इनकी जो मॉरलिटी है, ऐसे समाज के लोग हैं, इनकी जो मॉरलिटी है, तो ऐसे मॉरलिटी को हम सोशल मॉरलिटी नहीं मान सकते। सोशल यानी जिसमें सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उसको सोशल मॉरलिटी कहते हैं। इसकी जो मॉरलिटी, ऐसे इंसान के, ऐसे लोगों की मॉरलिटी जो हो गए, वो उसको कहते हैं एंटी सोशल मॉरलिटी। मॉरलिटी इतनी है लेकिन वो पूरे समाज के लिए नहीं है, इसलिए उसको एंटी सोशल मॉरलिटी है कहते हैं। दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप है, ऐसे कुछ ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कोई संस्था ओपन करता है, कोई संघ होता है, कोई दल होता है, तो ऐसे जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो अपना जो दल है, अपना जो ग्रुप है, उसके लिए सिर्फ काम करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं। जैसे हर एक कोई जाति का संगठन है तो अपने जाति के लिए सोचेगा, कोई व्यापारी लोगों का संगठन है वो अपने व्यापार के लिए सोचेगा, कोई क्षत्रिय लोगों का संगठन है वो क्षत्रिय के
हित के लिए काम करेगा, कोई पुरोहित का संगठन है तो पुरोहित के लिए काम करेगा। तो ऐसे संगठन जो ऐसे ग्रुप है, हेलो बंदल, हाँ हाँ बंटी जी, हाँ हाँ थोडा व्हिडिओ एकदा ऑफ करून पुन्हा ऑन करा. हाँ झालं ओके हाँ ओके झालं. ओके. हाँ, तो ऐसे ग्रुप जो है सिर्फ अपने अपने संघ के बारे में सोचते हैं, अपने दल के बारे में सोचते हैं और अपने दल का हित करना चाहते हैं, लेकिन उसके द्वारा दूसरे का शोषण हो रहा है, दूसरे दल का ये हो रहा है, तो इसके बारे में उनको कुछ लेन देन नहीं है। तो ये सिर्फ अपने ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने ग्रुप के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ऐसे भी ग्रुप समाज के अंदर होते हैं। तो ये ऐसे ग्रुप को भी अब एंटी सोशल ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप में जो दो प्रकार की भावना होती है, तो एक भावना होती है आइसोलेशन की भावना होती है। आइसोलेशन का मतलब है कि अपने में सीमित रहना, अपने ग्रुप में सीमित रहना, अपने ग्रुप के लिए काम करना, दूसरे का कुछ उसको लेन देन नहीं, तो इसको आइसोलेशन कहते हैं कि अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ऐसी उनकी जो भावना होती है, जिनका आइसोलेशन की जो भावना होती है, ऐसे लोग हैं रहते हैं। दूसरा जो है बहिष्कार की भावना, इनमें एक्सक्लूसिवनेस जो है कि दूसरे को अपने ग्रुप में आने नहीं देना, अपने ग्रुप का आदमी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए और दूसरे ग्रुप का आदमी अपने तरफ नहीं आना चाहिए। अपने ग्रुप को सुरक्षित रखते हैं और दूसरे के बहिष्कार की भावना में दूसरे के लिए कुछ नहीं करना, उसका बहिष्कार करना, उसके लिए कुछ हमारा कुछ लेन देन नहीं। तो ऐसी भावना जो होती है, तो ये जो दो प्रकार की भावना जो होती है कि आइसोलेशन की भावना यानी और दूसरी बहिष्कृत की भावना, सिर्फ अपने लिए काम करना। अपना संगठन है तो संगठन, जैसे कर्मचारी लोगों का, बैंक के कर्मचारी लोगों का संगठन, तो वो सिर्फ अपने कर्मचारी के लिए करेगा। डॉक्टर का संगठन है तो सिर्फ अपने कर्मचारी के भलाई के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं। कोई मालिक है, इसका भी, उनमें भी नैतिकता होती है, उनका भी संघ होता है, तो मालिकाई के बारे में सोचते हैं, मजदूर के बारे में सोचते नहीं। तो ऐसे सारे संगठन है, ये सब संगठन को बुद्ध धर्म में कहा है कि ये एंटी सोशल संगठन है, ये असामाजिक तत्व है। तो इस तरह से जो भावना होने से समाज में एक प्रकारे असंगठित दल पैदा होते हैं, असंगठित दल, ऐसे बहुत सारे दल पैदा होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे असामाजिक दल पैदा होने से जो अपने तक ही सीमित रहते हैं, ऐसे दल पैदा होने से समाज में कि एक दलगत समाज व्यवस्था होती है कि जो पूरी समाज व्यवस्था नहीं, तो एक दल में बटा हुआ समाज, एक ग्रुप सेटअप में बटा हुआ समाज रहता है। उसमें असंगठित डिसऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रहता है, असंगठित पना होता है और वो उसमें टुकड़े टुकड़े होते रहते हैं, इसका ये टुकड़ा, उसका वो टुकड़ा, वो टुकड़े टुकड़े में समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है। एक समाज नहीं रखते तो समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक मानसिकता है वो असामाजिक पद्धति से एक का तिरस्कार करने का एक मनोगत में भावना निर्माण होती है। और उसी तरह अगर वो अनेक ग्रुप में बटा हुआ समाज है, तो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ समाज है, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है कि डिफरेंट
मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के एक आदर्श या उनके जो सामने जो जिसका वो नेतृत्व करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के नेतृत्व तैयार हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के नेता तैयार हो जाएंगे और अलग अलग टाइप की विचारसरणी हो जाएंगी। तो इस तरह से जो समाज है, इस तरह से बांटा जाएगा कि समाज में अलग अलग विचारसरणी के लोग रहेंगे, अलग अलग नेता रहेंगे, अलग अलग ग्रुप रहेंगे, तो उससे समाज का काफी नुकसान होता है और समाज की बहुत हानि होती है। तो उससे क्या होता है कि समाज में जो आ, आ, जिसकी जिसका जितना अधिकार होना चाहिए वो अधिकार उसको मिल नहीं पाता। जैसे जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी कहते हैं, तो ये बात नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो टुकड़े में बटा हुआ समाज है वो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के ऊपर अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। उस ग्रुप को वो डोमिनेट करने का प्रयास करता है, तो उस दूसरे ग्रुप को हानि पहुंचाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में इतने ग्रुप है, हर एक इसमें ग्रुप है, पॉलिटिक्स में भी ग्रुप है, सोशल मूवमेंट में भी ग्रुप है, या फिर हम धम्म का काम करते हैं तो धम्म में भी अलग अलग ग्रुप है। तो इनके अलग अलग ग्रुप तो ठीक है, लेकिन इनके जो अलग अलग विचारधारा भी लेकर चलते हैं। तो नाम तो बाबा साहब का लेंगे, नाम तो बुद्ध का लेंगे, लेकिन उस इसमें ये जो ग्रुप है वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं अलग ग्रुप निकाल करके अलग काम करूंगा। यानी छोटे छोटे बातों को पकड़ के अलग अलग जो जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा जो धम्म का जो अस्तित्व है, उसको भी डिफरेंट कर देते, उसको भी डिवाइड कर लेते। तो ये सबसे इस तरह से फिर समाज के अंदर तथागत बुद्ध कहते हैं कि समाज के अंदर कलह निर्माण होता है। कलह क्यों निर्माण होता है? तो ये सब कारण है जो कलह निर्माण होने के। तो ऐसे कलह में समाज प्रगति नहीं कर सकता, समाज दुखी रहता है। तो इसलिए आवश्यक है कि जो मॉरलिटी हो, जो नैतिकता है, वो सांघिक नैतिकता हो, ऐसी नैतिकता हो कि जैसे जिस तरह से तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को निर्वाचित किया था, जिस तरह से भिक्षु संघ को जो संघ की भावना देकर के संघ चलाया था, तो उसी प्रकार के रूल्स होना चाहिए और उसी प्रकार का संघ होना चाहिए। तो ये तथागत बुद्ध का विचार है। तो इसलिए तथागत बुद्ध चाहते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप तो रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग अलग अपने काम करेंगे, क्योंकि इतना सारा काम है, इतना सारा हमें समाज को जागरूक करना है। हम अलग अलग ग्रुप बना करके, अलग अलग संगठन बना करके हम काम तो करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, अलग अलग आदर्श नहीं होना चाहिए, अलग अलग हमारी विचारधारा नहीं होना चाहिए। जो तथागत बुद्ध ने जो हमें विचारधारा दी है, जो बाबा साहब ने हमें विचारधारा है, उसी विचार को तोड़ मरोड़ करके हम उसको डिवाइडेशन न करें, तो जब तक हमारे मन में जो आइसोलेशन की भावना है, बहिष्कार की भावना है, अपने स्वार्थ की भावना है, संघ में जिस प्रकार स्वार्थ की भावना होती है, दल में स्वार्थ की भावना होती है, तो ये भावना हमको छोड़ना पड़ेगा। इस भावना को हम छोड़ेंगे तो हम एक मिक से जैसे मिलजुल कर रहने वाला समाज, जो मानसिकता है, जो मानसिकता इस तरह से डिवाइडेशन होने से, डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड होने से हमारी मानसिकता
ट्रांसमिसिस नहीं हो सकती। हमारे मानवता, हमारी जो मानसिकता है वो खंडित हो जाती है। हमारी मानवता जो है वो एक अविरोधी भावना अविरोधी भावना हमारे मन में पैदा नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो हमारे मन में एक विरोधी भावना न होते हुए हमारे मन में एक सब मिलजुल कर काम करें। हमें अगर समाज को इकट्ठा करना है तो हमें तथागत बुद्ध ने जो जिस प्रकार संगत की भावना को उजागर किया, संगत की भावना को स्थापित किया, जैसे तथागत बुद्ध ने संघ में सभी जाति के लोगों को सहारा दिया, सभी आर्थिक स्थिति वाले, कोई गरीब हो, कोई राजपूत हो, कोई कोई यह साधारण, सबको उन्होंने अपने संघ में उसको समाविष्ट किया था। तो इस प्रकार हमारे संघ में भी कि ऐसे सभी लोगों को मिला करके हम जब तक संघ नहीं बनाएंगे, सभी लोगों को मिला करके, अगर हम सिर्फ एक जाति का संघ बनाएंगे तो सामाजिक संघ नहीं होगा, उसको कहेंगे कि एंटी सोशल, एक जाति पुरता है। एक धर्म का हम संगठन बनाएंगे तो हम अपने धर्म को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें जो संघ बनाना है तो इस तरह से बनाना है कि उसमें एक विचारधारा के लोग जो है, जिसको वन स्टैंडर्ड कहते हैं, कि एक ही विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो कोई क्षेत्र में काम करे या कोई वर्ण में काम, जाति में पैदा हो, कोई धर्म में पैदा हो, लेकिन उसकी एक विचारधारा है। तो इन सबको हम वन स्टैंडर्ड में ला करके उसको एक अपना सामाजिक ग्रुप हमें बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें सांघिक मॉडलिटी की आवश्यकता है, नहीं तो हम आपस में संघर्ष करते जाएंगे। हमने देखा कि अगले लोगों ने जो तथागत बुद्ध का संघ को अपनाया, तथागत बुद्ध के डिसिप्लिन को अपनाया, तथागत बुद्ध के विनय को अपना करके उन्होंने अपने संघ को मजबूत किया। उनके संघ में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और एक बड़ा संघ बन गया है। तो यही अपेक्षा तथागत बुद्ध चाहते थे कि ऐसा संघ बने, एक मानव का संघ बने, जिसमें किसी जाति को स्थान न हो, किसी आर्थिक स्थिति का उसमें कोई दर्जा का स्थान न हो, स्त्री पुरुष का कोई स्थान न हो। इस प्रकार हमें संघ बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें संघ बनाना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि जो ग्रुप सेटअप का रूल्स होता है, जो एक ग्रुप सेटअप यानी एक विचारधारा का एक जो ग्रुप है, जो एक ही ग्रुप का काम करता है, दूसरे ग्रुप का बहिष्कार करता है, दूसरे ग्रुप का तिरस्कार करता है, दूसरे ग्रुप के बारे में उसको कुछ सोचता ही नहीं है, तो ऐसे उसको ग्रुप सेटअप रूल कहते हैं, ग्रुप सेटअप रूल। तो ऐसे ग्रुप सेटअप के हाथ में अगर रूल आ जाएगा, ऐसे ग्रुप सेटअप के हाथ में अगर शासन आ जाएगा, शासन पूरी तरह से ऐसे ग्रुप के हाथ में चले जाएगा, तो उससे व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जो ग्रुप जिस विचारधारा का बना हुआ है, ये ग्रुप में जिस तरह के लोग हैं, वो उसी के बारे में सोचेगा, वो उसके हित के बारे में, उसके कल्याण के बारे में सोचेगा, और दूसरे जो लोग हैं उसका वो बहिष्कार करेगा। ये पहले से बताया कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर शासन जाता है तो उसमें बंदी जिसको कहते हैं, बंदी यानी ग्रुप सेटअप, सिर्फ अपने ग्रुप के लिए काम करो, अपने पक्ष के लिए काम करो, दूसरे का कुछ हमें लेन देन नहीं।
तो ऐसा अगर ग्रुप सेटअप बन जाता है तो उसी विचार के न्यायपालिका में लोग मिलेंगे, उसी लोग विचार के लोग प्रशासन में आ जाएंगे, उसी प्रकार के लोग शासन में आ जाएंगे। तो एक ग्रुप सेटअप का अगर रूल्स पैदा होगा, शासन पैदा होगा, तो उसमें जो है किसी को न्याय को नकारा जाएगा, न्याय पूरी तरह से मिलेगा नहीं, अन्य अत्याचार हो जाएगा। और उसमें जो वर्ण व्यवस्था जिसको क्लासेस है, जो वर्ग जड़ीभूत हो जाएंगे, यानी वर्ग जो है वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ये फिर से मजबूत हो जाएंगी, फिर से मजबूत हो जाएंगी। और जो क्योंकि इनमें भी मॉरलिटी है, ये जो मॉरलिटी है ये मॉरलिटी किसके तरफ, उनके संघ में, उनके संघ के अंतर्गत, उनके ग्रुप के अंतर्गत, उनमें भाईचारा भी है, उनमें सभी एक मिनट से मैत्री है। तो लेकिन वो जो मैत्री है तो सिर्फ ग्रुप के सेटअप में, उस ग्रुप के इसमें है। तो हमें ऐसे समय में जो न्याय को नकारा दिया जाएगा, पक्षपाती धोरण निर्माण हो जाएगा, वर्ग जड़ीभूत हो जाएंगे, वर्ग फिर से मजबूत हो जाएंगे, और उसमें जो समता निर्माण होगी, वो समता का भाव होगा, वो समता का भाव सबके लिए नहीं रहेगा, सिर्फ अपने ग्रुप सेटअप के लिए समता का भाव होगा, अपने पक्ष के अंदर ही समता का भाव होगा। दूसरा, स्वतंत्रता भी मिलेगी, लेकिन वो स्वतंत्रता भी अपने ग्रुप के लिए रहेगी, सबके लिए रहेगी। तो इस तरह से अगर सामाजिक या सांघिक नैतिकता नहीं होगी और सामाजिक नैतिकता से अगर ऐसे ग्रुप के हाथ में शासन चले गया तो समाज में बंधुभाव नहीं रहेगा और एक ही ग्रुप का शासन चलेगा और दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा हानि पहुंचेगी। इसलिए हमें अपने संघ बनाते समय ये ख्याल में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है एक ही संगठन, एक ही संघ बना करके अपने संघ के लिए काम न करे, तो हमारा संघ का उद्देश्य है जो वीकेस्ट पब्लिक है, जो दुर्बल लोग है, उनको हम अपने साथ में कैसे लाए, अपने समानता के तत्व पर उसको साथ में कैसे लाए, उनकी उन्नति कैसे करें, हर एक व्यक्तिगत रूप में भी उनकी प्रगति हो, उनकी हितों की सुरक्षा कैसे हो, इस बारे में हर एक संघ ने सोचना चाहिए। एक संघ ने दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। ये तथागत बुद्ध की विचारधारा है। दूसरी बात, आपस में जो हमारे कुछ द्वेष है, अहंकार है, जो आपस में एक का तिरस्कार करते हैं, तो हम तिरस्कार न करें। उसका संगठन है तो वो अपनी तरह से चलाएगा, लेकिन हम आपस में तिरस्कार करते रहेंगे तो हमारा काफी नुकसान होगा। तो हम संगठन चलाते समय दूसरे संगठन के ऊपर ऐसी कोई उसकी द्वेष पूर्वक या अहितकारी बात न करें, तो हम अपने संगठन की जो भावना होगी वो दूसरे के लिए भी कल्याणकारी भावना होगी और हितकारी भावना होगी। उसके बाद में हमको जो आइडियल फॉर सोसाइटी, इसको अभी निर्माण करने की जरूरत है कि आइडियल फॉर सोसाइटी की का मतलब है जो बेस्ट लोग है, जो तथागत बुद्ध ने उस समय आइडियल फॉर सोसाइटी के लिए भिक्षु की नीति की। भिक्षु ये समाज का आदर्श था, जिस तरह से भिक्षु काम करता था तो सब लोग उसका अनुकरण करते थे। अनुकरण करने की जो भिक्षु उस टाइप के, उनके लिए उनके सामने एक भिक्षु के रूप में तथागत बुद्ध ने मॉडल निर्माण किया था, मॉडल रखा था, और उस मॉडल को, उस भिक्षु को इस तरह से उन्होंने
निर्माण किया, इस तरह से उनमें सब बातें, ज्ञान भी हो, सर्वश्रेष्ठ भी हो, नैतिकवान भी हो, सदाचारी भी हो और धर्मपेश करने वाला भी है। इस तरह से उसको प्रशिक्षित करके एक अच्छा भिक्षु बना करके उसको हर वर्षावास में 3 महीने की प्रशिक्षण मिलता था। तो इस तरह से हमें भी सोशल ऑफ यानी मॉडल ऑफ सोसाइटी, ये चाहे भिक्षु तो है, लेकिन कुछ उपासक को भी हमें मॉडल ऑफ सोसाइटी के तौर पे हमें निर्माण करें। तो मॉडल ऑफ सोसाइटी जब निर्माण करते, मॉडल को हम निर्माण करते, तो वो मॉडल को प्रोटेक्शन देने की जवाबदारी ये समाज की होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो मॉडल है वो तो जैसे भिक्षु है तो वो तो उसका ना घर रहता, ना उसके पास खाने के लिए कुछ चीज रहती है, जो समाज देगा उसी पर, यानी जो सोशल नीड है, सोशल नीड क्या है, टू प्रोटेक्ट द बेस, जो मॉडल है टू प्रोटेक्ट द मॉडल, ये सोशल नीड है। तो समाज की आवश्यकता या समाज में इस तरह से मॉडल निर्माण करके उसको सुरक्षित रखा जाए, इस तरह से हमें करना चाहिए। और हमें जहाँ तक हो कि आज हमारे धर्म में भी विविध विचारधारा निर्माण हो गई है कि कोई श्रीलंका के आके अपनी अलग विचारधारा बताता है, कोई थाईलैंड से आके अलग अपनी विचारधारा बताता है, कोई म्यांमार से आके अपनी अलग विचारधारा बताता है। तो इस तरह से जो अलग अलग विचारधारा न रखते हुए हमें भारत में किस तरह से विचारधारा रखनी चाहिए, भारत में जैसे भारत में जिस तरह से परिस्थिति है वैसे पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में इतनी ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं है जितनी भारत में। इसलिए परिस्थिति को देख करके, वर्तमान स्थिति को देख करके हमें ये सब करना है और आपस में भाईचारा हो और सबको समता स्वातंत्र मिले और सब सुखी हो, जैसे तथागत बुद्ध की आशा थी, बाबा साहब की अपेक्षा थी। इस तरह से हम संघ बनाए और जिसको कहते हैं कि संघ में सांघिक मॉरलिटी हो। तो जिस संघ में सांघिक मॉरलिटी होती है, जिस मॉरलिटी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, तो ऐसे हमें बनाने की जरूरत है। और जैसे ये लोग इकट्ठा आते हैं, तो जैसे आपने समन्वय समिति बनाई है, तो समन्वय समिति के माध्यम से भिक्षु को भी आपने इकट्ठा किया है, उपासक जो है उनको भी इकट्ठा किया है, अलग अलग लोग जो विचारों के उनको भी आपने इकट्ठा करके ऐसे लोगों को हमें तैयार करना चाहिए, जिससे कि हमें मेल मिलाप बढ़े और हम मिलजुल के काम करें। तो मुझे भरोसा है कि हमारे जो अशोक भाऊ सरस्वती गोदी जो है उनको उनकी एक विशेषता है, वो जब पहले कीर्तन करते थे, प्रबोधन करते थे, तो उनकी खासियत थी कि वो जहाँ भी प्रबोधन करते थे, चाहे ओबीसी हो या कोई आदिवासी हो, उनको बराबर अपनी विचारधारा में लाते थे। ऐसी उनमें एक तरह से उनकी भावना या उनमें इस तरह से एक उनमें है, वैचारिकता है। तो इस तरह से हमें जो सांघिक नैतिकता को हमें बढ़ाने की जरूरत है। इतना कह के मैं अपनी धम्म देशना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। धन्यवाद बनते। सांघिक नीतिमत्ता या विषयावर आपण अतिशय उत्कृष्टपणे देशना दिली मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। हा विषय अतिशय महत्त्वाचा असा विषय आहे। ज्यावेळेस समाजामध्ये नीतिमत्ता ढासळते आहे
अशा वेळेस वंदनीय भिक्खू संघाकडून सांघिक नीतिमत्ता या विषयावर मार्गदर्शन लाभणे हे अतिशय उपयुक्ततेचे आहे। याच विचारांनी प्रभावित होऊन आज हा विषय आपणास देण्यात आला होता। आपण अतिशय उत्कृष्टपणे आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्याबद्दल आपले पुन्हा आभार व्यक्त करतो। आदरणीय अशोक यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंगल मैत्री घ्यावी। मंगल मैत्रीच्या आधी सूचना देतो। उद्या ओके भाऊ, दिनांक 25 जुलै रोजी 21वे व्याख्यान डॉक्टर पुष्पाताई थोरात देणार आहेत आणि त्यांचा विषय आहे बुद्ध धम्म जीवनशैली आणि आरोग्य। अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे। त्या विषयावरती त्यांचं उद्या अगदी वेळेवरती व्याख्यान सुरू होईल। त्यानंतर 24 तारखेला म्हणजे रविवारी रमेश कटके साहेब यांचं व्याख्यान होईल आणि त्यांचा विषय आहे बुद्धाचा नामरूप सिद्धांत आणि आधुनिक विज्ञान। अशा 2 दिवसाची सूचना मी आपल्याला दिली। आजच्या प्रमाणे आपण उद्याही या प्रवचनाला हजर राहावं। आज ज्यांच्याकडे दुःख झालं असेल त्यांच्याबद्दल आपण मंगलकामना करू। ज्यांच्या घरी आनंद झाला असेल त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी त्यांची मंगलकामना करू। सर्वांनी हात जोडा। पंचवीस लोक गायब झाले तोपर्यंत 25 लोक उडाले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के गगन के प्राणी किया तो सबका मंगल हो। दश दिशाओं के सब प्राणी, दश दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निरभय बने सब, निर्भय हो निरभय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण, फिर से होवे जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, राग द्वेष मोह
दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान, जन जन के दुखड़े मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। जागे जागे धम्म की वाणी, जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी। जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया बुद्धं पूजे, इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया धम्मं पूजे, इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया संघं पूजे। सर्वांचं भलं हो, सर्व लोक सुखी हो। पुढची सूचना तफावत सर देतील. आदरणीय अशोक भाऊ यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. भाऊंनी सूचना दिल्याप्रमाणे उद्या आदरणीय डॉक्टर पुष्पाताई थोरात या आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. गेल्या 3 दिवसांपासून आपण वेळेचं बंधन काटेकोरपणे पाळत आहोत आणि 8:30 वाजेच्या आत व्याख्यान संपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहोत. वंदनीय अंते यांनी आज आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असं प्रबोधन केलेलं आहे. त्याबद्दल बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने तसेच आदरणीय अशोक भाऊ यांच्या वतीने मी समन्वयक या नात्याने वंदनीय संघाचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय अशोक भाऊ यांचे देखील आभार व्यक्त करतो. सर्व श्रोते उपासक उपासिका हे मोठ्या संख्येने व्याख्यान अटेंड करत आहेत. हा भाग निश्चितच अतिशय आनंददायक आहे. आपली अशीच दर्शनीय उपस्थिती रोज लाभावी अशा प्रकारची मंगल कामना व्यक्त करतो. उद्या भेटूया आदरणीय डॉक्टर पुष्पाताई थोरात यांचं त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सूचना करावी. ठीक आहे, सर्वांचा आभार. इथे आपला आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. ओके, आजचा आपलं व्याख्यान या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो. उद्या भेटूया 7:30 वाजता. धन्यवाद. जय भीम.